subscribe EduStation and press the bell icon for all the latest educational updates. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टेशन। तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने बेसिक अकाउंटिंग थ्योरी स्टडी की है, जिसमें हम लोग ने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देखे हैं और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को स्टडी किया है और उनके अजम्पशंस को स्टडी किया है। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ properties owned by a business enterprise are referred to as। वो प्रॉपर्टीज जो बिजनेस ओन करता है उसको क्या कहते हैं? ए रिजर्व्स, बी लाइबिलिटीज, सी एसेट्स, डी कैपिटल। एंड द आंसर इज सी एसेट्स। एक बिजनेस की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज को एसेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the liability created by a business when it makes a purchase on credit is termed as। एक बिजनेस जब क्रेडिट में गुड्स परचेज करता है, उधार में गुड्स खरीदता है, तो जो लाइबिलिटी क्रिएट होती है बिजनेस की उसको क्या कहा जाता है? ए डेटर, बी क्रेडिटर, सी डेप्रिसिएशन, डी नन ऑफ द अबव। एंड द आंसर इज बी क्रेडिटर। एक बिजनेस जिससे गुड्स क्रेडिट में खरीदता है उसको क्रेडिटर कहते हैं। क्वेश्चन 3, अ क्रेडिटर इज ए समवन टू हुम मनी इज ओड, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको पेमेंट हमें करना है फ्यूचर में। बी समवन हु ओज अस मनी, मतलब एक ऐसा पर्सन जिससे हमें पेमेंट मिलने वाली है। सी समवन हु हैज़ सप्लाइड गुड्स टू अस, एक ऐसा पर्सन जिसने हमें गुड्स सप्लाई किए हैं। डी समवन हु हैज़ बीन सप्लाइड गुड्स बाय अस, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसे हमने गुड्स सप्लाई किए हैं। एंड द आंसर इज ए समवन टू हुम मनी इज ओड। एक क्रेडिटर उसे कहते हैं जिसे एक बिजनेस ओ करता है मनी, मतलब उसे पेमेंट करनी है फ्यूचर में, बिकॉज उसने हमें गुड्स क्रेडिट में सप्लाई किए हैं। Question 4, a debtor is someone to whom money is owed। एक ऐसा पर्सन जिसको हमें पेमेंट करना है। बी someone who owes us money, एक ऐसा पर्सन जिससे हमें पेमेंट मिलने वाली है। सी someone who has supplied goods to us, एक ऐसा पर्सन जिसने हमें गुड्स सप्लाई किए हों। एंड डी समवन हु हैज़ फेल्ड टू पे द मनी ओड बाय हिम टू अस, मतलब एक ऐसा पर्सन जिससे हमें पेमेंट मिलने वाली थी लेकिन वो अब पेमेंट करने की कंडीशन में नहीं है। एंड द राइट आंसर इज बी समवन हु ओज अस मनी, मतलब एक ऐसा पर्सन जिससे हमें पेमेंट मिलने वाली है फ्यूचर में। तो एक डेटर उसे कहते हैं जिससे हमने गुड्स को उधार में सेल किया है जिसे, और वो हमें पेमेंट करेगा फ्यूचर में। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट। इन ऑप्शंस में से कौन सा एसेट नहीं है? ए पेटेंट, बी प्रीपेड इंश्योरेंस, सी स्टॉक इन ट्रेड, डी लोन फ्रॉम बी लिमिटेड। एंड द आंसर इज डी लोन फ्रॉम बी लिमिटेड। पर्सनल लोन्स जो होते हैं वो लाइबिलिटीज़ होते हैं, एसेट नहीं। और बाकी तीन जो ऑप्शंस है, पेटेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, स्टॉक इन ट्रेड, ये तीनों एसेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइबिलिटी। इन ऑप्शंस में से कौन सा लाइबिलिटी नहीं है? ए बैंक ओवरड्राफ्ट, बी वेजेस पेएबल, सी फीस रिसीव्ड इन एडवांस, डी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एंड द आंसर इज डी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये एक प्रोविज़न है, ये एक लाइबिलिटी नहीं है। और बाकी तीनों जो हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, वेजेस पेएबल एंड फीस रिसीव्ड इन एडवांस, ये तीनों लाइबिलिटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट्स ऑफ मनी ओड बाय बिजनेस आर इट्स। वो अमाउंट ऑफ मनी जो बिजनेस ओ करता है उसे क्या कहते हैं? ए एसेट्स, बी लाइबिलिटीज़, सी इनकम, डी एक्सपेंसेस। एंड आंसर इज बी लाइबिलिटीज़। वो अमाउंट्स ऑफ मनी जो एक बिजनेस आउटसाइडर्स को ओ करता है उसे उसकी लाइबिलिटी कहते हैं।
Moving on, the following is not an objective of accounting. इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? A, to retain systematic records of business transactions. बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना. B, ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करना. C, बिजनेस के ओनर की पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. और D, एक बिजनेस के एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. एंड आंसर इज सी. बिजनेस और बिजनेस के ओनर जो हैं वो दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटीज़ हैं. तो एक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि बिजनेस के जो ओनर है उसके पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए. बाकी तीनों ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट वन ऑफ द थ्री मेन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. इनमें से कौन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के तीन मेन यूजर्स में से नहीं है? ए, ओनर्स, बी, सप्लायर्स, सी, गवर्नमेंट, डी, फार्मासिस्ट. एंड द आंसर इज डी, फार्मासिस्ट. क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर यूजर ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स. इनमें से कौन एक अकाउंटिंग रिपोर्ट का मेजर यूज़र है? ए, द ओनर ऑफ द बिजनेस, बी, बैंकर्स, सी, गवर्नमेंट, डी, ऑल ऑफ द अबव. एंड आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. ओनर, बैंकर, गवर्नमेंट ये तीनों अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के मेजर यूज़र्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू इज recognized when the earning process is virtually complete. The principle described here is, रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज किया जाता है जब अर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हो. ये कौन से प्रिंसिपल से लिया गया है? ए, कंसिस्टेंसी, बी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, सी, मैचिंग, डी, कंजर्वेटिज्म. एंड द आंसर इज बी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the principle of matching costs and revenues means that. principle of matching cost और revenue का क्या मतलब होता है? A, the expenses offset against revenues should relate to the same period. B, revenues are at least as great as expenses. C, revenues and expenses should be equal. And D, net income equals revenues minus expenses. Answer is A, the expenses offset against revenues should relate to the same period. इसका मतलब ये हुआ, प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू ये कहता है कि एक रेवेन्यू के साथ आप जो एक्सपेंसेस ऑफसेट कर रहे हो, मैच कर रहे हो, वो सेम पीरियड के होने चाहिए. क्वेश्चन 13, इन द मेजॉरिटी ऑफ फर्म्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड. मेजॉरिटी ऑफ फर्म्स में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होता है? ए, जब कस्टमर से कैश कलेक्ट किया जाता है तब. बी, जब एक कस्टमर गुड्स और सर्विसेज का ऑर्डर प्लेस करता है तब. सी, जब एक कस्टमर से एक डिपॉजिट रिसीव किया जाता हो या एडवांस पेमेंट मिलता हो तब. और डी, जब गुड्स डिलीवर किए जा चुके हों कस्टमर को या सर्विसेज प्रोवाइड की जा चुकी हों कस्टमर्स को. And the answer is D, when goods are delivered or services are rendered to the customer. तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल यही कहता है कि रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब अर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हो, गुड्स कस्टमर्स को डिलीवर किए जा चुके हों और सर्विसेज रेंडर किए जा चुके हों. नेक्स्ट क्वेश्चन, the accounting period assumption A is applied although income cannot be exactly known until a firm liquidates and goes out of business. एक बिज़नेस की इनकम तब तक एकदम एग्जैक्टली नहीं पता की जा सकती है जब तक वो लिक्विडेट नहीं हो और बिज़नेस उसका एंड नहीं हो. बी, अकाउंटिंग पीरियड assumption only allows calendar years to be used, January to December. C, accounting period assumption disallows segmentation of operations into monthly periods. ऑपरेशन का सेगमेंटेशन को डिसअलाउ करता है अकाउंटिंग पीरियड assumption. एंड डी,
अकाउंटिंग पीरियड assumption एडमिट करता है दैट द लॉन्गर द पीरियड द लेस एक्यूरेट द इंफॉर्मेशन. जितना पीरियड ज़्यादा होगा इंफॉर्मेशन उतनी कम एक्यूरेट होगी. एंड द आंसर इज़ ए. अकाउंटिंग पीरियड assumption अप्लाई किया जाता है ऑल्दो इनकम एग्जैक्टली तब तक नहीं पता की जा सकती जब तक एक फर्म लिक्विडेट हो और आउट ऑफ बिजनेस हो जाए. और इसी को अकाउंटिंग पीरियड assumption कहते हैं, जिससे एक बिज़नेस की लाइफ साइकिल को जनरली 1 ईयर के पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है और उसे अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है और उस पीरियड की प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन की जाती है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The basic assumption that a firm has a reasonable expectation of continuing business for an indefinite period of time is called. वो assumption जिससे एक firm को reasonable expectation हो कि वो अपना business continue रखेगा for an indefinite period of time, उसे क्या कहा जाता है? A. Going concern. B. Conservatism. C. Full disclosure. D. Matching. And the answer is A. Going concern. Question 16. The assumption that the business is separate and distinct from its owners is called. वो assumption जो एक business को separate और distinct consider करता है उसके owners से, उसे क्या कहते हैं? A. Going concern. B. Conservatism. C. Entity. D. Consistency. And the answer is C. Entity. According to this assumption, business को एक separate entity समझा जाता है और उसके ओनर को एक सेपरेट एंटिटी समझा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैचिंग प्रिंसिपल डज नॉट. मैचिंग प्रिंसिपल इसमें से क्या नहीं करता है? ए. मैच कैपिटल एक्सपेंडिचर विथ एक्सपेंसेस. बी. मैच एक्सपेंसेस विथ रेवेन्यू. सी. फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग इनकम. एंड डी. रिक्वायर फ्रीक्वेंट एस्टिमेट्स. एंड द आंसर इज ए. मैचिंग प्रिंसिपल कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस को मैच नहीं करता है. क्वेश्चन 18. द प्रिंसिपल विच अज्यूम्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑल इंक्लूसिव इज. वो प्रिंसिपल जो अज्यूम करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करते हैं, वो कौन सा है? ए. फुल डिस्क्लोजर. बी. एंटिटी. सी. कंजर्वेटिज्म. D. Verifiable objective. And the answer is A. Full disclosure. Question 19. The accounting entity assumption. A. Is not applicable to partnerships. B. Recognizes the legal aspects of business organizations. C. Requires periodic income statements. Or D. Is applicable to all forms of business organizations. एंड राइट आंसर है इज़ एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अकाउंटिंग एंटिटी अजम्पशन जो है वो सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स में एप्लीकेबल है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द मैचिंग कॉन्सेप्ट मीन्स दैट assets should be matched against liabilities. B. Revenues should be matched against expenses. C. Expenses should relate to the goods or services sold during the period. D. None of the above. And the answer is C. Expenses should relate to the goods or services sold during the period. मैचिंग कॉन्सेप्ट का ये मतलब होता है कि एक्सपेंसेस रिलेट करने चाहिए उन गुड्स और सर्विसेज से जो उस पीरियड में सेल हुई हैं. तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ MCQs रह गए हैं वो कवर करूंगा. तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें. एंड आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.